एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे भाई गैसियस लॉ, गैस के लॉज पढ़ रहे थे, उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो एक बार फिर से जान लेते हैं हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सारी चीजें। भाई आपको पता है इस वक्त हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं और इसके हमारे पास भाई कितने भाई 3 लेक्चर हो चुके हैं ना। इसके हमारे पास 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। टुडेज लेक्चर नंबर 4। मतलब सर इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं आप सबको पता है। केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी 3rd सेमेस्टर में है। अगर आपका बीएससी 3rd सेमेस्टर में नहीं है, किसी और सेमेस्टर में दे रखा है या किसी और पर्पस के लिए पढ़ना चाहते हो गैसेस स्टेट, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दिया जाए अगर आप बीएससी 3rd सेमेस्टर में हो तो आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सारी की सारी यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पर इनकी सारी की सारी क्लासेस, पूरा का पूरा सिलेबस हमारे YouTube चैनल जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस उस पर अपलोडेड है। आपकी सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर उन्हें कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दो ये गैसेस स्टेट में सारा का सारा सिलेबस हमारा जो भी हमें पढ़ना है, इसमें हमने सबसे पहले जाना था कि भाई गैसेस स्टेट क्या होती है, मैटर क्या होता है। मैटर के बाद हमने जाना भाई जो गैसेस स्टेट है वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। इसके बाद फिर हमने उनके लॉज की बात करी थी, गैसेस के कौन कौन से लॉज होते हैं। तो भाई पहला लॉज हमारा क्या था, हमारा पहला लॉ हमारे पास हमारे पास बॉयल्स लॉ, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सेकंड था चार्ल्स लॉ, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं गैलो-सैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा तो हमने जाना भाई कि जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, यानी कि अमाउंट के साथ साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है। अगर मैं अमाउंट के साथ साथ वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं तो प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं, किसको है प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं तो होता क्या भाई, तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हम पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ ये हमारे पास एक फाइनल आंसर भी आ गया था, इसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है गैलो-सैक्स लॉ। चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है गैलो-सैक्स लॉ। ओके, गैलो-सैक्स लॉ पढ़ना है, ठीक है भाई। क्या कहता है गैलो-सैक्स लॉ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम गैलो-सैक्स लॉ की बात करें तो हमने पहले पढ़ा बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में हमने किसको कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, उसमें हमने किसको कांस्टेंट किया, हमने प्रेशर को, ठीक है ना। आप एक चीज देखोगे यहाँ पर मोस्ट तो इनके साथ साथ कांस्टेंट रहनी है, सब में मोस्ट तो आपके कांस्टेंट रहेंगे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और चार्ल्स लॉ में प्रेशर। हमने 4 चीजें बताई थी, कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। ये कांस्टेंट रहे नहीं। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था तो रिलेशन आया प्रेशर वॉल्यूम के बीच, तो हमने देखा था कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। हमने जब चार्ल्स लॉ में देखा प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो रिलेशन आया टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच, यानी वहां पर वॉल्यूम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के लिए। अगर हम गैलो-सैक्स लॉ की बात करते हैं तो गैलो-सैक्स लॉ में मोस्ट तो आपके फिक्स रहेंगे, उसके साथ साथ हम करते हैं इसमें क्या, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम को फिक्स। अब एक चीज देखो, अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर देता हूँ कांस्टेंट, तो रिलेशन किस में आएगा, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गैलो-सैक्स लॉ होता है उसमें रिलेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करें। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया,
क्या ले लिए, एक कंटेनर कुछ इस तरह के लिया है, इसका मैंने कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स कर दी भाई। यही कंटेनर रहना है, ना तो इसका साइज आपको बढ़ाना ना ही इसका साइज कम करना है, ठीक है। आपको क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड मोल्स भी कर दो, नंबर ऑफ मोल्स। आपका अमाउंट मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका गैस का जो अमाउंट है वो भी हमारा क्या है, इसका फिक्स है। अब इसमें जो गैस भरी हुई है, आप एक बात बताओ, इसमें हमारे पास कोई ना कोई गैस क्या है, भरी हुई है, ठीक है, इसमें हमारे पास गैस भरी हुई है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। अब एक चीज सोचो, अगर मैं किसी भी एक बंद पात्र है मेरा और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एनर्जी है यानी कि जो हीट है वो इसके अंदर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और हीट जब इसके अंदर जाएगी तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे और बहुत दूर भागेंगे, जिसकी वजह से वॉल्स पे क्या करेंगे, और तेजी से धक्का मारना स्टार्ट कर देंगे, और तेजी से धक्का मारना स्टार्ट कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, इन दीवारों पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा हीट अंदर जाएगी, जितनी ज्यादा हीट अंदर जाएगी उनमें उतनी ज्यादा भगदड़ मचेगी, और जितनी ज्यादा भगदड़ मचेगी उनके सरफेस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर सर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उस कंटेनर में प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। सर यही है गैलू-सैक्स लॉ, यही है गैलू-सैक्स लॉ। कैसे लिखेंगे सर, इसकी डेफिनेशन लिख के देखो, क्या लिखेंगे भाई, according to Gay-Lussac law, the pressure of any gas is directly proportional to the टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर किस में होना चाहिए, इन केल्विन, टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस के गिवन मास में कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर इसी को हम कहते हैं गैलू-सैक्स लॉ। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा तरीका है। और अगर हम यहाँ से बात करें, एक रिलेशन की, चलिए जैसे पहले हमने लिया था, मान लीजिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर ये रहा है और दूसरा कंटेनर ये रहा है। सर इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो भी गैस रहेगी उसका मान लीजिए प्रेशर मैंने मतलब हम बोल सकते हैं उसको टेम्परेचर T1 दिया तो उसका प्रेशर P1 होगा। सिमिलरली इसका टेम्परेचर अगर मैं T2 रखा तो इसका प्रेशर क्या होगा, P2 होगा। हम यहाँ से कर सकते हैं सर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, यहाँ से कर सकते हैं P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। यहाँ से कांस्टेंट आएगा, मैंने ले लिया K T1, यहाँ से कांस्टेंट आएगा, क्या ले लिया K T2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा K बराबर P1 अपॉन T1, बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा K बराबर P2 अपॉन T2। क्योंकि सर ये भी K की वैल्यू है, ये भी K की वैल्यू है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रख सकते हैं बिल्कुल बराबर, और बराबर रख लेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। बस क्या समस्या थी, कोई समस्या है ही नहीं।
कोई समस्या है ही नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगाना है ही नहीं, क्योंकि टाइम लगने वाली चीज ये है ही नहीं, है ना। टाइम लगने वाली चीज नहीं है तो फिर क्यों इसमें टाइम लगाना भाई, है ना। जब टाइम लगने वाली चीज है ही नहीं तो फिर इसमें टाइम क्यों ही लगाना। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए काम करते हैं, अब हम एक ग्राफ और बनाते हैं, एक ग्राफ और बनाते हैं इसका। और जो आपको ग्राफ पूछा जाता है किसके बीच पूछा जाता है भाई, ग्राफ पूछा जाता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। जब हमको पता है, क्या पता है कि भाई जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू के टी। तो बस लीनियर ग्राफ इक्वेशन लगानी है, और लीनियर ग्राफ इक्वेशन में हमको पता होता है ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई पे किसको रखते हैं, जो पहले आता है यानी कि पी को यहाँ रखना है। एक्स पे किसको रखना है, जो बाद में आता है, टी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आएंगे, सर ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। हमको पता है, हमको क्या पता है भाई, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही तो इक्वेशन होती है हमारी भाई। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत पढ़ी इक्वेशन हमने, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पर p आ गया, x एक्सिस पर कौन आ गया, t हो गया। ये क्या है, c होता है इंटरसेप्ट, जहां से स्टार्ट होनी है। क्या यहाँ पर कोई c है ही नहीं, तो ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल। c की वैल्यू क्या है, 0। भाई यहाँ पर देखो, एक चीज देखो, ये y हो गया, x हो गया, जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो m होता है, तो m कौन है, k जो है वो तो m हो गया ना, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, जो इनके साथ प्लस या माइनस में होते, इसके साथ तो कोई प्लस माइनस में है नहीं, तो सी की वैल्यू 0, और सी की वैल्यू 0 तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। एम की वैल्यू क्या, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ग्राफ कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ हो गया। ओके, नाउ ये हो गया हमारे पास गैलो-सैक्स लॉ। अभी हम चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ, और अगला लॉ हमारे पास कौन सा, एक बार देख लेते हैं। अगला लॉ हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है भाई, चलिए इधर हम बात करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है भाई। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनने वाली ये है, सर हमने कौन कौन सी चीजें ली, 4 चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। सर इसको हमने सब में कांस्टेंट रखा था, इसको हमने सब में कांस्टेंट रखा था। पहले जब हमने वॉल्स लॉ की बात करी तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ की बात करी तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और हमने गैलो-सैक्स लॉ की बात करी तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। यही तो रखा, बिल्कुल। अभी हम एक काम करेंगे, हम ना इसमें किसको रखेंगे, टेम्परेचर, इसको अभी तक कांस्टेंट रही ना, ये सब में रहा है ना। अभी हम एक काम करेंगे, इसका वेरिएशन नहीं देगा, हमने इसका वेरिएशन देखना है। हमने प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर कर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानना होता है एवोगैड्रोस लॉ में। सर समझ में नहीं आया, चलिए इधर समझते हैं, इधर समझते हैं। मैंने एक काम किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर लिया कुछ इस तरह से, चलिए ये ले लिया मैंने एक कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। डीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, डीपी 0, और dt 0 का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट करता हूं तो एक बात बताओ, इसमें मेरे पास कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स है, मेरे पास कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स है। अगर मैं मोल्स का नंबर बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है, अभी मेरा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट नहीं है तो इसका जो है हम बोल सकते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो इसका साइज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है।
जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाऊंगा तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप ऐसे एग्जांपल में मान के चलिए नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं किसी बलून में हवा भरता ना, अगर मैं बलून में हवा भरूंगा तो जितनी ज्यादा हवा उसके अंदर जाएगी गुब्बारा क्या होता, फूलता चला जाता है। यानी कि जितने ज्यादा मोल्स उसके जाएंगे उसका वॉल्यूम भी उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि एवोगाड्रोस लॉ केवल इतना कहता भैया, अगर आप मोल्स बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, अगर आप मोल्स का नंबर बढ़ाते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ता चला जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो मोल्स बढ़ाने से उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। सर यही होता है एवोगाड्रोस लॉ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, हम लिख सकते हैं सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर on increasing number of moles of gas, the volume of gas increases, the volume of gas increases, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर यही होता हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। सिंपल सी बात नहीं, इसमें कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम उसी तरह से क्या ले सकते हैं, एक अजम्पशन ले सकते हैं कुछ इस तरह से। किस तरह से, देखिए मान लीजिए मैंने इसमें कितने मोल्स रखे थे N1, इसमें कितने रखे हैं N2, तो इसका वॉल्यूम कितना है भाई, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। हमें पता है भाई V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1, तो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से आएगा क्या, V1 इज इक्वल टू K N1, यहां से V2 इज इक्वल टू K N2। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन N1, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 अपॉन N2। तो यहीं से हम बोल सकते हैं भैया, यहीं से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 बना लो, इसको बनाओ इक्वेशन 1 और इसको बनाओ इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक मिनट, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1 और इसको बना लिया इक्वेशन 2। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा भाई, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहां से हो जाएगी। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। और आपको लगा होगा सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो या बहुत ही मतलब जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। भाई एक्सप्लेन करने वाली बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं। अब आपको मैं कंबाइंडली सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए मैं सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंड करके बता देता हूँ क्या कहना चाहा है। भाई अब तक हमने 4 लॉज पढ़े, है ना, और इन चारों के बेस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। 4 लॉ कौन कौन से, पहले था हमारे पास बॉयल्स लॉ, ठीक है, ओके। दूसरा था हमारे पास चार्ल्स लॉ, ठीक। तीसरा था हमारे पास गैलो-सैक्स लॉ, ठीक है। चौथा था हमारे पास कौन सा, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, ओके। अब इनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वॉल्यूम ही उबलना होता है, बस वो मतलब नहीं है। उबलने से आप याद रखो टेम्परेचर। भाई इसमें आपको क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा एंड कांस्टेंट मोल भी,
ठीक है। यहां पर चार्ल्स लॉ में क्या रहेगा, यहां टेम्परेचर था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एंड कांस्टेंट मोल भी। यहां पर क्या है, यहां टेम्परेचर प्रेशर, यहां पर कहूंगा वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एंड कांस्टेंट मोल भी। ठीक है। साथ ही साथ जब हम एवोगाड्रो में चलते हैं तो एवोगाड्रो में क्या होगा भाई, कांस्टेंट। देखो यहां पर इन तीनों में मोल्स तो कांस्टेंट रहने, यहां मोल्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे, तो यहां पर देखो हमें क्या करना भी, कांस्टेंट टेम्परेचर भी रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर भी रहेगा। ठीक है। अब यहां से आ जाइए आगे, क्या जानना भी, जब हमने वॉल्स लॉ में देखा तो हमारे पास भाई सबको हमें पता है कि हमारे पास चार चीजें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर वॉल्यूम में था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये हमारे पास था क्या वॉल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या देगा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर मोल कांस्टेंट है, प्रेशर और मोल कांस्टेंट थे, वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे घेरा ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने गैलो-सैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। भाई ये हमारे पास चार लॉ हैं जो आपको नॉर्मली ध्यान रखने हैं, और इनके बेस पर हमने पहले दूसरे इन दोनों को मिलाने के बाद एक कंबाइंड भी बनाया था, जिसमें हमारे पास क्या P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ होता है जो हम बता चुके थे। नाउ अब हम बात करने वाले हैं भाई आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से आती है, एक काम करता हूं, यहां से देखिए वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं, सारी चीजें बहुत आसान से हो जाएगी। अगर यहाँ देखें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन निकालनी है तो हम कहेंगे फ्रॉम क्या, फ्रॉम हमारे पास क्या था, वॉल्स लॉ, वॉल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कौन सा है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा आपको गैलो-सैक्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधा एवोगाड्रोस लॉ ले लो, एवोगाड्रोस लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, यही ना, बिल्कुल। अब एक काम करो, यहां से अगर मैं कंबाइंडली कर दूं तीनों को, ऑन कंबाइनिंग, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, मोल्स भी, मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि गैसेस लॉ के बेस पर है, तो यहां पर जो कांस्टेंट आता ना उसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसको दिखाते हैं हम किससे, आर से, आर, और ये हो जाएगा NT अपॉन P। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मैं P को इधर पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन है, N है, दूसरा क्या है, R है, तीसरा क्या है, T है, भाई ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। आई होप इतनी बात समझ में आया होगा। इन तीनों इक्वेशन को हमने, तीनों लॉ को हमने मिलाया, और मिलाने के बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन हमने बना ली है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें आपको सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। भाई P क्या है, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, ये हमारे पास गैस का प्रेशर होता है,
ठीक है। वी क्या है सर? वी है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। आपको याद रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो ये वॉल्यूम इन लीटर रखना है आपको। किस में होना चाहिए? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है। एन क्या है भाई? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस के मोल है ये। टी क्या है भाई? टी इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर है भाई टी, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए? इन केल्विन, ये टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए। इसके अलावा आर, आर क्या है भाई? आर इज द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है हमारा आर। और एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है भाई, गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? गैस कांस्टेंट यानी कि आर इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 8 पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं 0.083, ये हो जाएगा आपका एटीएम लीटर ने बार, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। एक होती है हमारे पास 0.0821, ये हो जाएगा अपने पास लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 2 होता है, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास सब आर की वैल्यू है और एक दूसरे पे बेस होते हैं, जिसमें से आपको दूसरी और तीसरी वाली तो आपको गैसेस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भूलनी नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो सुनो, कौन सी वैल्यू हम लगाएंगे भाई? अगर आपका प्रेशर एटीएम में दे रखा हो और जो आपका प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम आपका लीटर में, प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में, तो आपको ये वाली वैल्यू लगानी है 0.0821। अगर आपका प्रेशर किस में दे दिया है? बार में, और वॉल्यूम लीटर में, तो 0.083 आपको लगाना है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर हम 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे तो n की वैल्यू आपको कितना कर देना है? 1 कर देना है, तो आपकी 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर आपको जल्दबाजी में लगा हो, बट कोई नहीं, क्योंकि सिंपल सी चीजें थी, मैं कवर भी करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। बट हम सोच रहे हैं कि जल्दी करने से कोई फायदा है नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता देना। लेकिन फिर भी चलो करते हैं आगे, जो भी अगले टॉपिक है हम बहुत ही अच्छे से एक नई एनर्जी के साथ करेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बोर्ड में, तो उसकी वजह से आपके लेक्चर भी नहीं आ पाए और थोड़ी समस्या हो गई थी, बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व है फिलहाल के लिए, है ना। तो आपके कंटिन्यू लेक्चर्स भी आते रहेंगे और आपका जो भी सिलेबस है हम उसको करते रहेंगे ना। बस आपसे एक ही उम्मीद करना चाहते हैं कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।